Hello, my dear students. Now we are having next question, that is question number 11, and this question is from section 3, okay, which is non-negative integer value. Okay, जो आंसर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा. यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है सोर्स एस ऑफ साउंड हैज फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्स व्हेन ऑब्जर्वर O and the source move towards each other at a speed v with respect to ground as shown in case 1 in figure. The observer measured the frequency of sound to be 288 hertz. Okay. However, when the observer and the source move away from each other at the same speed v with respect to ground as shown in case 2 in figure, observer measured the frequency of sound to be n hertz. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन. तो यहाँ पर डेफिनेटली सीधा सीधा डॉपलर इफेक्ट लग रहा है ना. अगर सोर्स का फ्रिक्वेंसी एफ एस यहाँ पर 240 हर्ट्स है और ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी यहाँ पर एफ नॉट हम लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 288 हर्ट्स, जो कि हमेशा यही होता है. अगर वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी बढ़ना है, और अवे जा रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी रिड्यूस होना है, और वो रिड्यूस फ्रिक्वेंसी हमको फाइंड करना है. ठीक है. तो यहाँ पर सेकंड केस में भी सोर्स का फ्रिक्वेंसी तो 240 ही होगा. अगर हम फर्स्ट केस में डॉपलर इफेक्ट लगाते हैं, है ना, तो हमारा फर्स्ट केस जो होगा ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड, हम उसको यू नॉट लिख लेते हैं, माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, सो वी नॉट, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड माइनस स्पीड ऑफ सोर्स, है ना, इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स. ये डॉपलर इफेक्ट होता है, और हमें हमेशा जो साउंड का डायरेक्शन होता है, ठीक है, जो साउंड प्रोपगेशन का डायरेक्शन होता है उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है. ठीक है. तो यहाँ पर साउंड जो है वो सोर्स की तरफ जा रहा है, मतलब ये जो पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है वो हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट केस में देखते हैं तो केस 1 हम यहाँ देखते हैं, केस नंबर 1. और यहाँ पर केस नंबर 1 में हम जो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है वो 288 हर्ट्स है. स्पीड ऑफ साउंड हम यू नॉट ही लिखते हैं, और स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगा ये वी, है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वर का स्पीड साउंड की स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय यू नॉट स्पीड ऑफ साउंड. और यहाँ पर सोर्स का फ्रिक्वेंसी साउंड की डायरेक्शन में है तो माइनस वी एस का वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर देंगे. और जो ऑब्जर्व सोर्स का फ्रिक्वेंसी है वो 240 हर्ट्स है. तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया. ठीक है. सेकंड केस में हम देखते हैं, तो सेकंड केस में जो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है वो है एन, स्पीड ऑफ साउंड यू है, और ऑब्जर्वर का अब जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है, मतलब वो साउंड की डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो हम माइनस वी लिखेंगे. पर सोर्स का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गया है, मतलब यू नॉट प्लस वी हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस लेना पड़ेगा. ठीक है. तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, माइनस माइनस वी. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये सोर्स की डायरेक्शन जो है, स्पीड की डायरेक्शन, वो साउंड की डायरेक्शन के अपोजिट है. तो हम यहाँ पर प्लस वी नॉट लिख देते हैं, है ना, प्लस वी इंटू 240 एज इट इज. ठीक है. डेफिनेटली अगर हमको यू नॉट माइनस वी और यू नॉट प्लस वी एक दूसरे से कैंसिल करना है तो इक्वेशन 1 और 2 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1 इंटू 2 हम कर देते हैं, है ना. तो यहाँ से हमारे पास में ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे के साथ में, हमको मिलेगा 288 इंटू एन इज इक्वल टू 240 इंटू 240. इसे हम कैंसिल करेंगे, हम यहाँ पर 4 से कैंसिल करते हैं, तो 4 7 जा एंड 4 2 जा, और ये हो जाएगा 60 टाइम्स. हम अब इसे 3 से कैंसिल करते हैं, तो 3 2 जा और 3 4 जा 24 टाइम यहाँ पर कैंसिल होगा, और ये हो जाएगा हमारा 20. ठीक है. फिर यहाँ पर डेफिनेटली ये 10 टाइम कैंसिल होगा, तो n का वैल्यू हमारा आ रहा है 200. तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे 200. ठीक है. आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन का लेवल है इस सेक्शन में बड़ा इजी है. अगर आपको डॉपलर इफेक्ट पे थोड़ा सा भी हमने प्रैक्टिस किया है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर करेक्ट आंसर आना ही है, इसमें कोई गलती होने के चांसेस नहीं है. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेक्शन 4 से देख रहे हैं, और ये क्वेश्चन पैराग्राफ टाइप का है.
ओके यहाँ पर इसमें दो क्वेश्चन हमको मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। हम पहले क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है टू पार्टिकल 1 एंड 2 ईच ऑफ मास m आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग एंड आर ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेस प्लेन ए शोन इन फिगर, है ना। ये एक दो यहाँ पर पार्टिकल है, पार्टिकल 1 और दोनों को स्प्रिंग से कनेक्टेड है, कनेक्ट किया हुआ है और x नॉट पोजिशन पे वो रखे हुए हैं विद देयर सेंटर ऑफ मास एट x नॉट are oscillating with amplitude a naught the angular frequency omega। ठीक है, ये जो पार्टिकल है ये a नॉट एम्पलीट्यूड से a एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है और ये भी a एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है। ओके, और उनका पोजीशन का इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, x1 के पोजीशन का इक्वेशन गिवन है, दैट इज x नॉट प्लस डी प्लस a साइन ओमेगा टी, और सेकंड वाला पार्टिकल का पोजीशन x2 इज इक्वल टू x नॉट माइनस डी माइनस ए ओमेगा। तो ये जो है ये पार्टिकल जो है ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका जो ऑसिलेशन का इक्वेशन है वो ए साइन ओमेगा टी है, वो भी नेगेटिव में। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो है डी, सेम एज इट इज यहाँ पर ये डिस्टेंस है डी। ओके, ये थोड़ा सा हम इसको विजुलाइज कर लेंगे तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। पार्टिकल 3 of mass m moving towards this system with initial speed u naught is equal to a omega by 2। ये जो थर्ड पार्टिकल है इसका भी मास m ही है और ये u naught that is equal to a omega by 2 स्पीड से इसकी तरफ मूव कर रहा है। ओके, undergoes instantaneous elastic collision with particle 2 at time t naught पर वो elastic collision करते हैं। Finally, particle 1 and 2 acquire the center of mass speed vc m and oscillate with amplitude b, okay, and angular frequency omega। ठीक है, तो यहाँ पर हमको फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ collision occur at time t not equal to 0, velocity of center of mass divided by a omega will be। ठीक है, तो ये हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है ना। अगर हम कोलिजन की बात करें, ये सारी चीज़ें हम रब कर देते हैं यहाँ पर। अगर हम इन दोनों के कोलिजन की बात करें तो इलास्टिक कोलिजन जब होता है इक्वल मास का, ठीक है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, अगर हम t इक्वल टू 0 पे कोलिजन की बात करें, ध्यान से समझना है हमको, एट t इक्वल टू 0 अगर हम फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी देखें v1 देखें तो यहाँ पर हम इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा a ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, और इसमें t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो v1 एट t इक्वल टू 0 हमारे पास में आएगा a ओमेगा, वो भी पॉजिटिव। सेम एज इट इज v2 जो आएगा वो माइनस a ओमेगा आएगा। ठीक है, और ये दोनों कोलिजन करेंगे तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब आफ्टर द कोलिजन v2 डैश जो होगा, है ना, आफ्टर द कोलिजन v2 डैश जो होगा वो a ओमेगा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन जब इक्वल मास का होता है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी जो है वो a ओमेगा बाई 2 हो जाएगा और इसका वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में माइनस a ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, और ये तो हमारा पहले से ही मूव कर रहा था कितनी वेलोसिटी से, a ओमेगा से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m इंटू वी वन प्लस m इंटू वी टू डैश आफ्टर द कोलिजन डिवाइडेड बाय 2m। m और m कितना हो जाएगा 2m, m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास में हो गया v1 का वैल्यू कितना है a इंटू ओमेगा, v2 का वैल्यू कितना है a इंटू ओमेगा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास में आया 3a इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 4। तो वेलोसिटी सी एम डिवाइडेड बाई ए ओमेगा इज इक्वल टू हमको मिला 3/4, दैट इज इक्वल टू 0.75। तो फर्स्ट आंसर हमारे पास 0.75 होगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास में गिवन है, इफ द ऑसिलेशन ऑकर एट टाइम t नॉट इक्वल टू पाई बाई 2m, ओके, सो द वैल्यू ऑफ 4b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर टाइम हमारे पास में चेंज उन्होंने कर दिया है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बिफोर कोलिजन की बात करते हैं, बिफोर कोलिजन की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है उसका वेलोसिटी u नॉट दैट इज इक्वल टू a ओमेगा बाई 2 था।
ठीक है। सेकंड पार्टिकल की हम बात करें तो उसका वेलोसिटी यहाँ से हम निकालेंगे, सॉरी ये थर्ड पार्टिकल का वेलोसिटी था, ये सेकंड पार्टिकल का वेलोसिटी अगर हम यहाँ से देखें तो v2 जो होगा वो होगा माइनस ए इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। पर यहाँ पर टी का वैल्यू जो है हमारे पास में पाई बाई टू ओमेगा जब पुट करेंगे तो यहाँ पर पाई बाई टू हो जाएगा, मतलब v2 जो होगा वो 0 होगा। ठीक है। सेम एज इट इज अगर हम फर्स्ट पार्टिकल की बात करें तो v1 भी कितना होगा, 0 होगा, है ना। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू कितना रखेंगे, ओमेगा एज इट इज, और टी का वैल्यू पाई बाई टू ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, पाई बाई टू और कॉस पाई बाई टू 0 होता है। तो ये वेलोसिटी इनिशियल 0 थी, मतलब वो मैक्सिमम एक्सटेंशन पर थे, एक्सट्रीम पोजीशन पे थे। ठीक है। और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे थे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2a होगा, है ना। जो एक्सपांशन होगा, है ना, वो एक्सटेंशन अगर हम स्प्रिंग का देखें तो 2a होगा। ठीक है। तो इनिशियल एक्सटेंशन इज इक्वल टू 2a, क्योंकि a फर्स्ट वाले पार्टिकल का और a सेकंड वाले पार्टिकल का, इसका एक्सटेंशन a और इसका एक्सटेंशन भी a। ठीक है। और कोलिजन के बाद अगर हम देखें, आफ्टर कोलिजन हम देखें, ठीक है, आफ्टर कोलिजन हम देखें तो v1 का वेलोसिटी v1 डैश जो होगा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी a ओमेगा बाई टू हो जाएगा, और v2 की बात करें तो वो 0 ही होगा। ठीक है। पर यहाँ पर कुछ टाइम के बाद दोनों जो है, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है, फाइनली दोनों जो है सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो v2 डैश जो होगा वो भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर फाइनली वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की हम देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम देखेंगे तो a इंटू ओमेगा इंटू एम बाई टू प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2m, मतलब अल्टीमेट हमारे पास में a इंटू ओमेगा बाई 4 हो गए, और फाइनली दोनों इसी इसी वेलोसिटी से मूव करेंगे, और तब उनका एक्सटेंशन जो होगा वो b होगा। ठीक है। जब उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, b एम्पलीट्यूड से वो मूव करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करें, ठीक है, अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये थर्ड वाला पार्टिकल ही मूव कर रहा था, तो 1/2m इंटू उसका वेलोसिटी कितना था, a ओमेगा डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर, प्लस इनिशियल एक्सटेंशन कितना था, तो 1/2 k इंटू 2a, ये इनिशियल उनमें एनर्जी था, एक्सटेंशन था स्प्रिंग में, इज इक्वल टू फाइनल, फाइनल एक्सटेंशन कितना है, तो 1/2 k 2b², अगर b एम्पलीट्यूड हो गया तो फाइनल एक्सटेंशन या कंप्रेशन कितना होगा, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 1/2m v, दोनों का वेलोसिटी a ओमेगा बाई 4 होल स्क्वायर, ऐसे दो पार्टिकल है तो इंटू 2। ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, यहाँ से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ओमेगा, अगर हम इस टाइप के सिस्टम की बात करें तो हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं, दैट इज 2k/m, है ना। अगर हमने यहाँ पर एक स्प्रिंग के दोनों एंड से बॉल को कनेक्ट किया है, बॉडी को कनेक्ट किया है, तो उसका जो फ्रिक्वेंसी होता है ओमेगा स्क्वायर 2k/m होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें ए स्क्वायर, इट इज़ एक्चुअली a ओमेगा बाई 2, ठीक है, यहाँ पर a ओमेगा बाई 2 था, तो ये हो जाएगा a²/4 इंटू इसका वैल्यू कितना है 2, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2k/m, है ना, इंटू m ऑलरेडी था, प्लस ये हो जाएगा 4k a² और ये हो जाएगा 4k b², प्लस यहाँ पर हमारे पास में m a², ये 16 इंटू 2, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 8। ओके। और ये हम यहाँ पे लिखेंगे 2k/m, m से m यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी m से m कैंसिल हो जाएगा, k भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो हमको यहाँ पर फाइनल मिलेगा a²/2 प्लस 4k, तो कैंसिल हुआ a²,
इज इक्वल टू 4b² प्लस a²/4। जब उधर सब्ट्रैक्शन में जाएगा तो यहाँ पर हमको मिलेगा a²/4 प्लस a²/2 माइनस a²/4, a²/4 मिलेगा और 4a² इज इक्वल टू 4b²। ठीक है, तो यहाँ पर 4b² डिवाइडेड बाय a² का वैल्यू हम देखेंगे तो 16 + 1 दैट इज 17/4 होगा, मतलब 4.25। हमारा आंसर आ जाएगा 4.25। कितना होगा? 4.25, 4.25। दैट इज द आंसर। थैंक यू वेरी मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सेक्शन ए का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 2 beads each of charge q and mass m are on horizontal frictionless non-conducting circular hoop of radius r. One of bead is glued to the hoop at some point while other one perform small oscillation about its equilibrium position along the hoop. A square of angular frequency of a small oscillation given by. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास में अगर हम एक सर्कुलर हुप कंसिडर करें और यहाँ पर हमने एक बीड लगा रखा है जिसको ग्लू कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया है, और उस पे चार्ज है क्यू। इसके जस्ट अपोजिट, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रेपल करेंगे तो डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पर चार्ज कहीं क्यू रखा होगा, और इसे अगर हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है तो ये यहाँ पे पहुँच गया। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगा और वो F होगा। F इस R पे डिपेंड करेगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। ओके, यहाँ पर R को फाइंड करने के लिए हम इस आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हैं, जो यहाँ पर हमको दिख रहा है। मान लेते हैं ये एंगल अगर थीटा है, इस एंगल को हमने थीटा कंसिडर किया, ये एंगल हमारे पास में 2 थीटा होगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, तो यहाँ पर थीटा थीटा इक्वल होंगे, ये रेडियस रेडियस इक्वल होंगे। ओके, तो यहाँ पर r का वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपल सा इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो r/2 का वैल्यू जो होगा वो कैपिटल R cos थीटा के बराबर होगा, है ना। मतलब r इक्वल टू हम लिखेंगे 2r cos थीटा। ठीक है, अगर हम फोर्स की बात करें तो ये जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो होगा q² डिवाइडेड बाई 4πε0 r²। ओके, और F इक्वल टू हम लिख सकते हैं q², R का वैल्यू पुट करते हैं, R का वैल्यू क्या हो जाएगा 4πε0 2r cos थीटा होल स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास फोर्स है, इस फोर्स को हम दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे। एक जो कंपोनेंट होगा वो परपेंडिकुलर टू दी रिंग होगा, मतलब रेडियल डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, है ना, और ये होगा F cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला एंगल भी थीटा होने वाला है। और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जो कि अलोंग दी टेंजेंट होगा, ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, F sin थीटा, है ना। और ये F sin थीटा के कारण ही ये जो बॉडी है, ये जो बिड है m मास का, ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। ओके, क्योंकि यही F sin थीटा है उसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर अगर हम इस F sin थीटा को रिस्टोरिंग फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं F sin थीटा। ओके, F का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हम मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस q² डिवाइडेड बाय 4πε0, यहाँ पर इसे 16 पाई लिख सकते हैं, है ना, 16 पाई, क्योंकि यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा, 4 × 4 16 हो जाएगा, ε0 r² cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, यहाँ पर अगर हम साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पर थीटा बहुत ही छोटा है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा इज़ वेरी स्मॉल। ओके, हम यहाँ लिखेंगे थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा है क्योंकि स्मॉल ऑसिलेशन है, तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट हम थीटा लिख सकते हैं, है ना, थीटा लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट हम थीटा लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है
इसे x कंसिडर करें, इस आर्क को अगर हम x कंसिडर करें तो यहाँ पर 2 थीटा इक्वल टू एक्स बाय आर होगा। मतलब अगर हम देखें तो थीटा इक्वल टू एक्स बाई 2r होगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई 2r। साइन थीटा को हम यहाँ पर x बाई 2r लिखेंगे। एक्सेलरेशन का अगर हम वैल्यू देखें तो हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और यहाँ अगर साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा जो होगा उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 हो जाएगा जब थीटा का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है। तो 16 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा यहाँ पर, और साइन थीटा का वैल्यू x डिवाइडेड बाई 2r हम रखने वाले हैं, पाई भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं, जनरल इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन होता है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू एम। यहाँ एम से भी हमको डिवाइड करना है तो एम से हमने डिवाइड कर लिया, मतलब हमारे पास में बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट। ठीक है, आप पूरा यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है सेक्शन ए का, और क्वेश्चन में गिवन है अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, okay, 5 kg moves along x direction subjected force F equal to minus 20 x plus 10 Newton with the value of x in meter, and at t equal to 0 second it is at a rest at x equal to 1 meter. The position and momentum of block at t equal to pi by 4 second r. ओके, तो यहाँ पर अगर हम इस फोर्स को सही से समझे, फोर्स हमारे पास F इज इक्वल टू माइनस 20x प्लस 10 गिवन है। ओके, और यहाँ से अगर हम माइनस 20 कॉमन लेते हैं तो F इज इक्वल टू होगा माइनस 20 x माइनस 1/2। ओके, और अगर हम फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 20 इन द ब्रैकेट x माइनस 1/2, और m का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास गिवन है 5 kg। तो 5 इज इंटू a इज इक्वल टू माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 1/2। ओके, अगर 5 से 20 को कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स कैंसिल होगा, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस 4 इन द ब्रैकेट x माइनस 1/2। ओके, और यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर ओरिजिन चेंज करें तो x माइनस 1/2 को हम नए सिस्टम में लिख सकते हैं कैपिटल X। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू कैपिटल X, मतलब कि ये SHM का कंडीशन हमारे पास में आया। ओके, SHM का कंडीशन हमारे पास में आया जिसका मीन पोजीशन हमने x इक्वल टू 1/2 पे रखा है, क्योंकि हमने इस x को अगर कैपिटल X 0 है तो स्मॉल x इज इक्वल टू 1/2 होगा, मतलब मीन पोजीशन अब 1/2 हो गया। ओके, अब यहाँ पर गिवन है, सबसे पहली बात यह है कि SHM परफॉर्म करेगा, SHM का इक्वेशन होगा यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर गिवन है कि x इक्वल टू प्लस 1 मीटर पर, मतलब 1/2 से वो आगे गया, x इक्वल टू 1 मीटर पर उसका वेलोसिटी 0 है। ओके, और यहाँ पे t इक्वल टू 0 है। ओके, तो यहाँ से वापस वो रिटर्न स्टार्ट होगा। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, x इक्वल टू 1 एक्सट्रीम पोजीशन है, और अगर हम इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करें तो यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि ये जो x इक्वल टू 1/2 है ये मीन पोजीशन है, और x इक्वल टू 1 पर एक्सट्रीम पोजीशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। उसने कहा यहाँ पर कि वेलोसिटी इट इज एट रेस्ट, यहाँ पर उसका वेलोसिटी कितना है? 0 है। ओके, तो यहाँ एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो एम्पलीट्यूड a इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.5 मीटर उसका क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। और मीन पोजीशन पर अगर हम देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर वो मीन पोजीशन पे पहुंचेगा,
तो यहाँ अगर हम इसका ओमेगा कैलकुलेट करें तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। अगर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें एक्सेलरेशन का तो जनरल इक्वेशन होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, मतलब यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू 4, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 4, मतलब ओमेगा का वैल्यू हो गया 2 रेडियन पर सेकेंड। कितना हो गया? 2 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से ओमेगा हमको पता चला, एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमको पता चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई/t इज इक्वल टू 2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हुआ तो t इक्वल टू आया पाई सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड कितना है SHM का? पाई सेकेंड है। ओके, अब उन्होंने पूछा है कि t इक्वल टू पाई/4 पे वो कहाँ पहुंचेगा, तो डेफिनेटली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ पर क्लियरली डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं कि अगर वो इस एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो वो रिवर्स डायरेक्शन में पहुंचेगा और टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 4, मतलब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा पाई/4 पर। तो यहाँ पर पूछा है कि पाई/4 पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो पाई/4 पर डिस्प्लेसमेंट उसका x इक्वल टू 1/2 होगा, मतलब कि 0.5 मीटर होगा। ओके, 0.5 मीटर होगा, मतलब या तो हमारे पास सी ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है। यहाँ से हम वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम वेलोसिटी फाइंड करें तो एक्सेलरेशन को यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, तो एक्सेलरेशन को हम यहाँ लिख सकते हैं v dv/dx इज इक्वल टू -4x-1/2। ओके, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो v स्क्वेयर लिमिट होगा 0 टू v, है ना, स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है, और ये हो जाएगा -4x² -1/2x। ओके, अगर आप यहाँ पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना चाहते तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पर जब वो मीन पोजीशन पे, क्योंकि टाइम यहाँ पर t/4 दे रखा है और टोटल टाइम पीरियड कितना है? पाई, है ना, मतलब वो मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा t इक्वल टू पाई/4 पर। तो वहाँ पर वेलोसिटी जो होगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी a इंटू ओमेगा होता है। a का वैल्यू हम पहले ही 1/2 फाइंड कर चुके हैं और ओमेगा का वैल्यू 2 हो गया, तो वेलोसिटी कितना हो गया? t इक्वल टू पाई/4 पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। और अगर हमको मोमेंटम फाइंड करना है p, तो वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम p इज इक्वल टू मास का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है? 5, और वेलोसिटी हो गया 1, मतलब कि 5 kg 5 kg मीटर पर सेकेंड। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? डेफिनेटली जब ये t इक्वल टू 1/4 पर होगा तो डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ और t इक्वल टू पाई/4 पर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब मोमेंटम जो होगा नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ पर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो ये SHM का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करना है। वैसे हम इसको इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर वहाँ पर आपको अलग अलग केसेस लेना पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर जब हम रूट लेते हैं तो मल्टीपल वैल्यूज़ आती हैं, प्लस भी आता है नेगेटिव भी आता है, तो वहाँ पर हमें नेगेटिव चूज़ करना रहेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 हम अब देख रहे हैं जेई एडवांस 2024 पेपर 1 का। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में है टू यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ मास पर यूनिट लेंथ म्यू एंड 4 म्यू। ओके, द लेंथ L एंड 2L, मतलब दोनों का मास पर यूनिट लेंथ अलग है, लेंथ अलग अलग है। ओके, रेस्पेक्टिवली आर जॉइंट एट पॉइंट O एंड टाइड टू फिक्स एंड P एंड Q। तो यहाँ पर दोनों को हमने O पे कनेक्ट किया है और P और Q दो फिक्स एंड पर, दोनों एंड के बीच में हमने इन दोनों स्ट्रिंग को कनेक्ट कर दिया। द स्ट्रिंग आर इन द टेंशन T, यूनिफॉर्म टेंशन T, है ना। तो यहाँ पर जब कभी हम ऐसे स्ट्रिंग को कनेक्ट करते हैं तो दोनों टेंशन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, मतलब T1 इक्वल टू T2 होता है, जिसको हम T लिख सकते हैं। ओके, दोनों का टेंशन क्या होता है? दोनों में टेंशन सेम होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ O पॉइंट पर FBD बनाते हैं तो टेंशन इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इफ वी डिफाइन फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2L रूट T बाई म्यू, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमको ये समझना है कि जब जो जॉइंट होता है, जहाँ पर दो स्ट्रिंग अलग अलग डेंसिटी के हमने कनेक्ट किए हैं, वहाँ पर हमेशा नोड बनता है। ठीक है, तो अगर हम
फर्स्ट ऑप्शन देखिए, विथ अ नोड एट ओ एंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कंपोजिट स्ट्रिंग इज न्यू नोट। तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो तो हम चेक करेंगे, पर सबसे पहला यहाँ पर नोड बनेगा, मतलब ए ऑप्शन सही हो सकता है। बी ऑप्शन की बात करें, विथ एन एंटी नोट एट ओ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बी को हम क्रॉस कर देंगे, बी पॉसिबल नहीं है। डी की बात करें, नो वाइब्रेशन मोड विथ एंटी नोट एट ओ, यहाँ पर भी अगर हम देखें कि डी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नो वाइब्रेशनल मोड विथ एंटी नोड एट ओ, तो ओ पे एंटी नोड की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए डी भी यहाँ पर गलत है। ओके, सी में लिखा है, व्हेन द कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट एट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विथ नोड एट ओ, इट हैज 6 नोड्स इंक्लूडिंग एंड नोड्स। ओके, तो ये सी वाला भी करेक्ट होने के चांसेस हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब कभी हमने ऐसे स्ट्रिंग को कनेक्ट किया है तो दोनों में फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस होती है वो इक्वल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, मतलब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं न्यू वन इज इक्वल टू न्यू टू। ओके, और अगर हम यहाँ कंसिडर करें कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसमें नंबर ऑफ लूप जो बन रहे हैं वो n1 बन रहे हैं, और सेकंड में नंबर ऑफ लूप जो बन रहे हैं वो n2 बन रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर फार्मूला यूज करें तो v1 का फार्मूला हम लिख सकते हैं n1/2l1 रूट t1 डिवाइडेड बाय μ1 इज इक्वल टू, सेकंड के लिए हम लिखेंगे तो n2 डिवाइडेड बाय 2l2 रूट t2 डिवाइडेड बाय μ2। अब यहाँ पर t1 इज इक्वल टू t2 है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो t1 से t1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 भी हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। n1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट स्ट्रिंग जो है उसका लेंथ l है, तो कैपिटल L लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय म्यू, यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग का लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है, n2 एज इट इज, लेंथ सेकेंड स्ट्रिंग का हम पुट करेंगे 2l। ओके, और यहाँ पर t तो कैंसिल हो गया है, μ2 का वैल्यू हम 4 म्यू पुट करेंगे, तो म्यू से म्यू भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, t यहाँ पर 1 हो चुका था, कैंसिल हो चुका था, और l से l भी यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे। हमको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि n1 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब अल्टीमेट हमको यहाँ पर पता चल रहा है कि n1 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब अगर हम यहाँ पर n1 n2 n1 डिवाइडेड बाय n2 का वैल्यू फाइंड करें तो वो हमको मिलेगा 1/4। और अगर हम इस केस में मिनिमम देखें कि मिनिमम इनका वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम इनका वैल्यू क्या हो सकता है, तो n1 का मिनिमम वैल्यू 1 होगा और n2 का मिनिमम वैल्यू 4 होगा, जब वो फंडामेंटल n1 जो होगा वो फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करेगा। तो यहाँ पर n1 का वैल्यू 1 है, इसका मतलब इस P से O तक केवल एक ही लूप बन रहा है। अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पर एक लूप बनेगा, और O से Q के बीच में यहाँ पर 4 लूप बनेंगे, क्योंकि n2 का वैल्यू 4 आ रहा है, तो यहाँ पर 4 लूप बनेंगे। ओके, ऐसे 4 लूप बनेंगे, तो एक लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप और चौथा लूप। ओके, सेम एज इट इज, ऐसे 4 लूप बनेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम और अच्छे से बना सकते हैं इसको, क्योंकि हमने यहाँ पर उनका जो साइज है वो अलग अलग बना दिया था, तो हम यहाँ पर सारे का साइज एक जैसा बना सकते हैं। ओके, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ऐसे 4 लूप बनेंगे। अब अगर हम नंबर ऑफ नोड काउंट करें तो फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। मतलब कि यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली न्यू नोड बनेगा। क्यों बनेगा न्यू नोड? न्यू नोड बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2l रूट टी बाई म्यू। ओके, जब यहाँ पर n का वैल्यू, n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 होगा, और वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला आया था इसमें हमने n1 का वैल्यू 1 पुट किया है, तो हमको फ्रीक्वेंसी मिल गई, मतलब ए बी यहाँ पर करेक्ट है। तो हम यहाँ पर चूज करेंगे ए एंड बी।